प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट 33 यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए हैं। इसमें से कुछ डेफिनेशंस वगैरह हम आपको दे चुके हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है और इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, ये उसकी डेफिनेशन वगैरह आपको दी जा चुकी हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये अब आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस मतलब जो कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है उन पे चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या था। जैसे हमने आपको ये बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन एफ टी को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू लिमिट 0 to इनफाइनाइट और e की पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी। इस तरह से कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया था और इसी डेफिनेशन का यूज़ करके कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यानी कि कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस का अध्ययन करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला बेसिक फंक्शन आपका है, जैसे मान लीजिए आपको 1 दे दिया गया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, मतलब इस 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे निकालेंगे। या बाय द वे आगे चल कर के कहीं मान लीजिए कांस्टेंट फंस गया है, कांस्टेंट आपका आ गया, तो उस कांस्टेंट को किस प्रकार से हम हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को यूज़ करते हैं कि L ऑफ 1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट और e की पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी। क्योंकि एफ टी की जगह पर मतलब फंक्शन आपके पास क्या है 1 है, तो एफ टी की जगह पर 1 हो गया। अब इस e की पावर माइनस पी टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए e की पावर माइनस पी टी और अपान माइनस पी और इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट माइनस 1 अपान पी हो गया। इसमें लिमिट लगाएंगे, e की पावर माइनस इनफाइनाइट होगा और माइनस e की पावर 0, तो माइनस 1 अपान पी और इसकी वैल्यू हो गई है 0 और ये हो गया है 1। तो कुल मिलाकर के क्या बचा है 1 अपान पी, और जबकि p ग्रेटर देन 0 होता है। और यहाँ बताया भी था कि जैसा कि p है आपका पैरामीटर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी आपको मिल जाती है तो उसको इस प्रकार से उसका ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के ये पूरा डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको L ऑफ 1 इक्वल टू 1 अपन P, इस प्रकार से इसको थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा चलिए नेक्स्ट एक अगला फार्मूला है। L ऑफ t की पावर n, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब हम वैल्यू इसकी ज्ञात नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्टली इसको याद रखना है। और अगर चाहें तो इसका प्रूफ भी देख लें। जैसे L ऑफ t की पावर n है, लगाओ इसको। जैसे L ऑफ t की पावर n, डेफिनेशन क्या होगी 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी और एफ टी की जगह पर क्या है t की पावर n और डी टी। अब यहाँ पर क्या करना होगा, तो इसको आप बना दीजिए गामा फंक्शन। गामा फंक्शन के लिए क्या होगा कि ये जो पी टी है इसको हटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पुटिंग पी टी इक्वल टू एक्स रख लेते हैं। तो यहाँ से p तो आपका कांस्टेंट है, तो p और dt इक्वल टू क्या हो जाएगा dx। तो dt हमें मिलेगा 1 अपान p और इंटू
dx, और लिमिट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट, और ये 1/p कर दीजिए, और यहाँ से हो गया e की पावर माइनस x, और t की जगह पर क्या आ जाएगा x/p, और इसकी पावर हो गई है n और dx, यानी 1/p इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट। यहाँ से क्या बचने वाला है e की पावर माइनस x और x की पावर n अपान p की पावर n इंटू dx। इस p कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर ले सकते हैं, मीन्स 1/p की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस x और x की पावर n इंटू डी एक्स हो गया। अब इसको गामा फंक्शन बनाना है, तो गामा फंक्शन के लिए क्या करना होगा, जो x की पावर है इसे n-1 टाइप में लिखना होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लस कर दीजिए और एक माइनस कर दीजिए। अब ये बन गया है आपका गामा n+1 और अपान p की पावर n+1। तो ये हो गया है L ऑफ t की पावर n का वैल्यू, अर्थात t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गामा n+1 अपान p की पावर n+1 होगा, जबकि यहाँ पर n है आपका ग्रेटर देन -1, और अगर यहीं पर n नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाए, n नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाए, तो इस गामा n+1 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। तो इसी में एक दूसरा पॉइंट आपका बन जाएगा कि ये तो बात तब हो गई है जब n आपका ग्रेटर देन -1, यानी कि n जो है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन -1 रहना चाहिए, माने यहाँ पर n की वैल्यू भिन्नात्मक भी हो सकती है, अर्थात रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो तब आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे गामा n+1 अपान p की पावर n+1, और इसी में हम रख देते हैं कि अगर n आपका कैसा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसी में पर्टिकुलर करके लिख देते हैं, पर्टिकुलरली कि इफ n is non-negative integer then Laplace transform of t की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपान p की पावर n+1। अब चूंकि फैक्टोरियल n जो होता है उसको गामा n+1 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि जब n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, और अगर पॉजिटिव इंटीजर है तब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपान p की पावर n+1। तो इस प्रकार से कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस आपके सामने चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और चलिए अगला देखते हैं। अब आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास केवल t है, इसी में पर्टिकुलर पॉइंट सेकंड जैसे L ऑफ t कर दिया जाए, तो अब देखिए यहाँ पर n की जगह पे कितना है 1, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और अपान p की पावर n+1 अभी देखा था, तो उसमें n मीन्स 1 है और n+1 करेंगे तो p की पावर 2 अर्थात p² हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई है 1/p²। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए एक और रिजल्ट आता है, तीसरा आपके पास है कि e की पावर at है, e की पावर at है और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो क्या करते हैं, इसकी भी डेफिनेशन लगा दीजिए कि L ऑफ e की पावर at
इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस पी टी और एफ टी मीन्स e की पावर ए टी और डी टी हो गया। अब क्या करते हैं, 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर, ये क्या बन जाएगा, ए माइनस पी और टी डी टी कर दो इंटीग्रेशन, e की पावर a माइनस पी टी और अपान a माइनस पी। लिमिट क्या हो गई है, 0 टू इन्फाइनाइट। चलो रखो, किसकी लिमिट रखनी है, टी की, तो लगा दीजिए इसमें लिमिट। अब जैसे अगर थोड़ा सा यहाँ पर हम चेंजमेंट कर लें तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि इस p यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, जैसे मान लो a माइनस है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन कर दो और p माइनस ए टी और डी टी कर दीजिए। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट बड़ी आसानी से निकल आएगी। तो जैसे हो गया इंटीग्रेशन e की पावर माइनस p माइनस ए टी और अपान क्या जाएगा, p माइनस ए और 0 टू इन्फाइनाइट। अब इस पर लिमिट यूज़ करिए तो माइनस का 1 पी माइनस ए, ये तो हो गया कॉमन। अब इसमें लिमिट लगाइए क्योंकि e की पावर अब हो जाएगा माइनस का इन्फाइनाइट और माइनस e की पावर 0। अब e की पावर माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, इसलिए -1 पी माइनस ए और इंटू 0 माइनस 1, अर्थात ये हो गया 1 पी माइनस ए। तो बात कुछ समझ में आई होगी शायद कि अगर e की पावर 80 है तो क्या लिखना है, 1 पी माइनस ए। इसी तरह से एक और मान लीजिए आपके पास है साइन 80 और कास 80। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाए तब क्या करेंगे, फार्मूला यही है और इसी प्रोसेस से इसको आगे बढ़ाना है। अब आपके पास आता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास 80, इसकी वैल्यू चाहिए या एल ऑफ साइन 80। चलिए फार्मूला तो वही है और इसको आगे बढ़ाते हैं, यानी कि एल ऑफ cos 80 इक्वल टू, डेफिनेशन लिख दीजिए, 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस पी टी और cos 80 डी टी। तो चले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होता है कि अब इसमें दो फंक्शन हैं और किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी फंक्शन का कम्प्लीटली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, ना तो इसका हो पाएगा और ना ही इसका। वैसे तो दोनों हो जाएंगे, मतलब कम्प्लीटली ये बंद नहीं होगा फंक्शन, आगे चल कर के मतलब आगे बढ़ता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसलिए क्या करते हैं, अच्छा इसमें एक रूल भी होता है कि आईलेट के अनुसार हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, आईलेट, ठीक है। जैसा कि आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि आई मतलब होता है आई का मतलब क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। और एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन और टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये फंक्शन जिसमें होते हैं इस टाइप के फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस आई लेट के अनुसार हमारे पास क्या है, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल ये हो गया, ठीक है, और टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये हो गया। तो इसमें देखो टी पहले आता है, ई बाद में आता है, तो टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और अपनी सुविधा के अनुसार इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं।
तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा साइन 80 अपान ए और लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट माइनस इंटीग्रल लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट और डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट मीन्स माइनस पी और ई की पावर माइनस पी टी और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि साइन 80 अपान ए और डी टी, ये हो गया। इसमें लिमिट यूज़ करनी है तो 1 अपान ए तो कर दीजिए बाहर, और जब ये वाली लिमिट यहाँ पर लगाएंगे तो ये पूरा फंक्शन बनेगा आपका 0, यानी कि साइन ए और टी मीन्स यहाँ पर साइन इन्फाइनाइट बन जाएगा। और साइन इन्फाइनाइट एक फ्लक्चुएटेड वैल्यू होती है, मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। और माइनस ई की पावर 0 इंटू साइन 0, तो कुल मिलाकर के ये पूरा वैल्यू आपका 0 हो गया। फिर प्लस पी अपान ए और इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी और साइन 80 डी टी, इतना बचा। तो अब ये तो पूरा 0 ही हो गया क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 और ये साइन 0 0 करेगा। तो बचा आपके पास p अपान ए और इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी और साइन 80 डी टी। अब इसको पुनः इंटीग्रेट कर दीजिए, और अगर पुनः इंटीग्रेट ना करें तो क्या बनेगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एल ऑफ साइन 80 और एल ऑफ कास 80, कोई बात नहीं, इसको एक बार इंटीग्रेट कर ही दीजिए तभी बनेगा कुछ। p अपान ए ऐसे कर दो, तो फिर फर्स्ट फंक्शन e की पावर माइनस पी टी और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो माइनस का कॉस 80 अपान ए और इसकी लिमिट हो गई 0 टू इन्फाइनाइट माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट और डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस पी और e की पावर माइनस पी टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस 80 और अपान ए और डी टी, ये बन गया फंक्शन। अब इसमें लिमिट फिर यूज करिए, तो जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा और 0 रखेंगे तो कुछ बचेगा हमारे पास। देखिए जैसे यहाँ पर लिख लें, चलो इधर लिख लेते हैं, यानी कि p अपान ए और इनटू आपके पास इसमें लिमिट लगाते हैं तो ये हुआ माइनस का 1 अपान ए ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट और कास इन्फाइनाइट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो e की पावर 0 और कास 0 अपान ए, ये तो हो गई इसकी लिमिट। फिर माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट और p अपान ए को आप बाहर निकाल सकते हैं, बचेगा क्या e की पावर माइनस पी टी और कास 80 डी टी, ये रह गया। ये फिर से आपका क्या बन गया है, यहाँ पर 1 अपान ए, मतलब p अपान ए और इंटू यहाँ से 1 अपान ए बचा है और माइनस p अपान ए और l ऑफ कास 80, ये फिर से वही डेफिनेशन आपकी आ गई है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि l ऑफ कास 80 ये चल रहा है l ऑफ कास 80 के बराबर, तो अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया p अपान ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और l ऑफ कास 80, इसको इधर ले आइए, यानी कि l ऑफ कास 80 कर देंगे कॉमन ऐसे,
और क्या बचेगा यहाँ पर 1 और ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मीन्स 1 प्लस पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और इक्वल टू क्या रह गया पी अपान ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, तो एल ऑफ कास ए टी, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और इक्वल टू पी अपान ए स्क्वायर। अब एल ऑफ कास ए टी हमें चाहिए तो इसको उधर ट्रांसफ़र करते हैं, मीन्स पी अपान ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल आउट तो पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया कास ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से इसको हल करेंगे और वैसे तो इसको आप याद रख सकते हैं कि एल ऑफ कास ए टी इक्वल टू पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जस्ट लाइक सेम एल ऑफ साइन ए टी आपका हो जाएगा कि ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से साइन और कास दोनों की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको प्राप्त हो गए हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों सीखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और बचा है 5th पॉइंट, जैसे एल ऑफ कास हाइपरबोलिक ए टी, इसकी वैल्यू चाहिए। अब हाइपरबोलिक फंक्शन को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर लें डेफिनेशन में रख करके, या इस कास हाइपरबोलिक ए टी को आप चेंज कर सकते हैं ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी अपान 2 में। चाहो तो इस तरह से हल कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट हल किया जा सकता है। ठीक है, तो ई की पावर ए टी मीन्स 1 अपान पी माइनस ए, और इसके बाद जैसे इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि p अपान पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जबकि p ग्रेटर देन a होना चाहिए एस। ठीक है, p इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ a इफ, तो इसकी वैल्यू इतनी होगी। अब इसका मान कैसे निकालें, चलो देखते हैं कि सिंस कास हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू ई की पावर ए टी और प्लस ई की पावर माइनस ए टी अपान 2, ये होती है इसकी हाइपरबोलिक डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको रख सकते हैं यहाँ पर कि एल ऑफ कास हाइपरबोलिक ए टी मतलब 1/2 एल ऑफ ई की पावर ए टी और प्लस ई की पावर माइनस ए टी। अब इसकी वैल्यू आप ज्ञात कर चुके हैं कि एल ऑफ, इनको अलग अलग लीनियर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एल ऑफ ई की पावर ए टी और प्लस एल ऑफ ई की पावर माइनस ए टी 1/2, इसका मान रख दो 1 अपान पी माइनस ए हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 1 अपान पी प्लस ए, और एलसीएम लेके हल कर दीजिए 1/2 और ये हुआ पी माइनस ए पी प्लस ए, तो ये गया पी प्लस ए और प्लस पी माइनस ए, प्लस ए कैंसिल, क्या बचा 1/2 इंटू ट्वाइस पी अपान, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, लीजिए पी अपान पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सिमिलरली
कि एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ए अपान पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये रहे कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और इनको सीख लीजिए और इनको याद रख लीजिए। मोस्टली इनको याद रखने से ही आपका काम चल जाएगा और सीखना तो ज़रूरी है। तो चलिए फ़िलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। और प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है कि अगर ये कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और इसके बाद में शेयर अवश्य करें। थैंक यू।